हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिक अर्थात व्यावसायिक सांख्यिकी। व्यावसायिक सांख्यिकी का समझिए चौथा लेक्चर जा रहा है, जिसमें आज पढ़ेंगे आप आवर्त वितरण का निर्माण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझिए कि आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है ये आपको बताएगा कि स्टैटिक्स कैसे हल करें, स्टैटिक्स का क्वेश्चन कैसे हल करें, स्टैटिक्स के बारे में क्या फार्मूले होते हैं, क्या मेथड होती है, क्या टेक्निक होती है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी कलम निकालिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि समझिए कि आज का जो रूल, ये लेक्चर जिसने देखा, समझिए कि स्टैटिक्स का कैसा भी क्वेश्चन रहेगा वो हल कर लिया जाएगा। क्योंकि बेसिक हमारा जो लेक्चर्स है अर्थात रूल्स है, जिसको फॉलो करना सबको जरूरी होता है। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स, जिसमें आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो एक बार और कहना चाहेंगे कि जो चैनल पर नए हो थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन भी ऑन कर देंगे। कम से कम बाबू 2 फ्रेंडों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं कितना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आवर्त वितरणों का निर्माण। हम फ्रीक्वेंसी को कैसे सेट करेंगे, कैसे निर्माण करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए हम श्रेणियों पे आते हैं। श्रेणियां मतलब सीरीज। सबसे पहले आवर्ती को सेट करने के लिए हम श्रेणियों के बारे में जिक्र करेंगे। श्रेणियां, ठीक है, मार्कर बढ़िया नहीं चल रहा है। श्रेणियां, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सीरीज। सीरीज क्या होती है, थोड़ा ढंग से लिख दें ताकि आप समझ जाएं। श्रेणियां, ठीक है। सीरीज, सीरीज क्या होती है? देखते होंगे कि कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए इसको है, एक सीक्वेंस में जब हम लगाते हैं, एक सीक्वेंस में हम लगाते हैं, क्रमबद्ध ढंग से रखते हैं, तो इसे श्रेणियां कहा जाता है। ठीक उसी तरह कोई भी आंकड़ा, कोई भी डाटा, कोई भी अंक या कोई भी गणित संबंधी क्रिया, उसको जब एक सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित करते हैं तो क्या कहलाता है? हमारा सीरीज कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ अंकों को ले रहे हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। टोटल हमारे अंक इतने हैं। या ऐसे समझिए कि इसको हम 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अर्थात अवरोही और आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, लिखा जाता है, सिस्टमेटिक ढंग से रखा जाता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसे हम श्रेणियां कहते हैं, अर्थात सीरीज कहलाती है। देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए आज का टॉपिक, क्योंकि समझे तो आगे का सवाल लगा सकते हैं, नहीं समझे तो सवाल नहीं लगा सकते। अब समझिएगा, इन श्रेणियों को, जो श्रेणियां मैंने लिखा है, इसको 2 भागों में बांटा गया। आइए इसको भी बताते हैं। वो 2 भाग कौन कौन से हैं जिसके आधार पर हमने श्रेणियों को डिवाइड किया। सबसे पहला ए पार्ट, ये हमारा है गुण के आधार पर। गुण के आधार पर, गुण के आधार पर श्रेणियां। और दूसरा है हमारा बी जो पार्ट है, ये हमारा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर श्रेणियां हमारी जो है वो 2 आधारों पर बांटी गई, एक गुण के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। गुण के आधार पर श्रेणियां 3 प्रकार की होती है, ध्यान देते रहिएगा। श्रेणियां कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहला जो होता है काल श्रेणी। काल श्रेणी, इसको टाइम सीरीज भी बोला जाता है, टाइम सीरीज बोला जाता है। ये टाइम सीरीज क्या होता है?
कि जब किसी भी प्रकार के आंकड़े को, डाटा को, सूचना को, समंक को हम समय के आधार पर व्यवस्थित करते हैं, वो समय कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वर्ष हो सकता है, महीना हो सकता है, सप्ताह हो सकता है, दिन हो सकता है, कुछ भी, घंटा भी हो सकता है। तो किसी के भी आधार पर जब व्यवस्थित किया जाता है तो उसे हम टाइम सीरीज अर्थात काल श्रेणी कहा जाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल में हमने इस आपको समझाया, मान लीजिए कि हमारा वर्ष दिया गया है, ईयर, वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006। अब चूंकि इसको मिटा के मैं रचना के आधार पर बाद में बताऊंगा, ठीक है। दूसरा हमने लिखा है उत्पादन। कोई जरूरी नहीं है कि उत्पादन लिखें, इसे हम टन में लिख रहे हैं, ठीक ना, टन्स। उत्पादन के जगह पे हमारी इनकम भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, एक्सपेंसेस भी होती है, अदर कोई रेवेन्यू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उत्पादन हमने टन में, और ये टन हमारा लाख्स में दिया गया। मान लीजिए 5 है, 10 है, 12 है, 13 है, 14 है, 14 कर कम भी कर सकते हैं, 10 है, 14 है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ है कि हमने विभिन्न वर्षों के उत्पादन को उनके वर्षों के आधार पर हमने शो किया, दर्शाया। हमने क्या दिखाया है? उत्पादन। इसका मतलब होता है कि 2001 में उत्पादन 5 टन, 2002 में इतना, 3 में इतना, 4 में इतना, 5 में, 6 में इतना। अर्थात यहाँ पे हमने किस चीज का इंडिकेट किया है? एक टाइम का इंडिकेट किया। वो टाइम क्या है? हमारा ईयर है। कोई जरूरी नहीं है कि ईयर भी लिख सकते हैं, आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे भी लिख सकते हैं। कुछ भी टाइम के आधार पर किसी भी डाटा को आप व्यवस्थित करते हैं तो उसे टाइम सीरीज कहा जाता है, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि हमने प्रोडक्शन को दर्शाया है तो प्रोडक्शन ही दर्शाया, कुछ भी आप दर्शा सकते हैं, लेकिन उसमें मेन फैक्टर काम करता है कि टाइम, टाइम होना चाहिए। दूसरा आते हैं दूसरा हमारा होता है स्थान श्रेणी। इसको स्पाटियल सीरीज कहा जाता है। दूसरा हमारा क्या है? स्थान श्रेणी, ठीक ना। इसको स्पाटियल सीरीज कहा जाता है। अब समझिएगा, इस पर भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले बता दें कि स्थान श्रेणी का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के डाटा या सूचना को जब भिन्न स्थानों के आधार पर, विभिन्न जगहों के स्थान पर, एक निश्चित प्लेस के आधार पर, वो प्लेस कुछ भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, कोई विलेज भी हो सकता है, कोई भी जगह हो सकता है, ठीक है, या कुछ फेमस जगह हो सकते हैं, के आधार पर जब व्यवस्थित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्थान श्रेणी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने स्थानों का नाम लिखा कुछ, ये हमारा प्लेस है, कोई भी प्लेस लिख सकते हैं। प्लेस में हमने दिखाया यूपी, एमपी माने मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक ना। इसके बाद से और दिखाया बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक ना, तमिलनाडु। हमने इसको दर्शाया, ठीक है। अब हमने नीचे क्या दर्शाया? मान के चलिए कि हमने सेल दर्शाया। क्या दर्शाया? सेल। सेल इन टन में दर्शाया। सेल में मान लीजिए हमने दिखाया 10, 12, 18, 16, 17, 9, फिर 12 दिखाया। ये क्या है? इसका मतलब है कि हमने बिक्री को दर्शाया है, सेल को दर्शाया। कोई जरूरी नहीं है कि हम सेल लिखें, हमारी मर्जी भाई, जैसी सिचुएशन हो। सेल है तो सेल, प्रोडक्शन है प्रोडक्शन, या अदर कोई रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है तो भी दर्शा सकते हैं, या प्रोडक्शन दर्शाना है तो प्रोडक्शन दर्शाइए। मेन इसमें फैक्टर ये काम करेगा कि ये सब सारी चीजें
एक निश्चित स्थान के जगह पर दर्शाई जा सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बारे में दर्शाया। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही दर्शा सकते हैं, कुछ भी आप दर्शा सकते हैं, बशर्ते कि उसमें ये ध्यान दीजिएगा कि एक प्लेस होना चाहिए, क्योंकि जब प्लेस है रहेगा तभी वो स्थान श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और लास्ट जो होती है, जो तीसरा इसमें है, एक और श्रेणी होती है, मतलब गुण के आधार पर 3 प्रकार की श्रेणियां होती है। वो तीसरी हमारी श्रेणी जो है वो आपका कहलाता है दशा श्रेणी, वो कंडीशनल सीरीज कहलाता है। तीसरा हमारा है दशा श्रेणी अर्थात कंडीशनल सीरीज। कंडीशनल सीरीज क्या होता है? नाम ही है दशा, मतलब सिचुएशन। जैसी परिस्थिति होगी, जैसी स्थिति होगी, जो सिचुएशन, जो माहौल होगा, उसके आधार पर हम किसी भी प्रकार की सूचना को जब हम दर्शाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? दशा श्रेणी। जैसे मान लीजिए कि हमने टैक्स के बारे में दर्शाना, ठीक, टैक्स के बारे में हमको दर्शाना। जैसे टैक्स के बारे में हमने लिखा आयकर, और इधर हम लिख दे रहे हैं ये करोड़ में, ठीक ना। मान लीजिए 50 कर, बिक्री कर, बिक्री कर, सेल टैक्स 12 लिख सकते हैं, कुछ भी आपकी सिचुएशन जैसी है। सीमा कर, ये मान लीजिए 10 लिख सकते हैं। उत्पाद कर, उत्पाद कर, ये 6 लिख सकते हैं। मतलब किसी भी सूचना को उसकी परिस्थिति के आधार पर दर्शाया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? दशा श्रेणी कहलाता है। अब बच गया है कि स्टैटिक्स में जो गुण के आधार पर श्रेणियां हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे, समझिए कि नाम मात्र है। क्योंकि जो रचना के आधार पर श्रेणी दी गई है, ध्यान दीजिएगा, रचना के आधार पर श्रेणी दी गई है, पूरी स्टैटिक्स इसी के आधार पर मिलेगी। क्योंकि गुण के आधार पर श्रेणियां 3 प्रकार की होती है, काल श्रेणी, स्थान श्रेणी और दशा श्रेणी। उसी तरह रचना के भी आधार पर श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सा है मैं पहले बता दे रहा हूं। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और वर्गीय श्रेणी, माने इंडिविजुअल श्रेणी एंड डिस्क्रीट श्रेणी एंड कंटिन्यूअस श्रेणी, ये 3 टाइप की होती है। तो जल्दी से नोट इसको कर लीजिए, ताकि एक आधार पर आप जान गए, दूसरे वाले के लिए हमको स्पेस चाहिए था, इसलिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, तब तक इंक मैं डाल दूं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए, नोट कर लिए तो ठीक है, बहुत अच्छे। इसको मैं मिटाता हूं। ध्यान दीजिएगा, अब रचना के आधार पर जो मेन आपका स्टैटिक्स है, इसी पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, रचना के आधार पर जो सामने अभी लिखे हैं यहाँ पे, श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है व्यक्तिगत श्रेणी, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है? जब किसी भी प्रकार के आंकड़े, कोई भी प्रकार की सूचना, हर एक प्रकार के समंक या डाटा अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। किसी भी सूचना का दूसरी सूचना से कोई संबंध नहीं होता। कोई भी आंकड़े का किसी दूसरे आंकड़े से कोई रिलेशन नहीं होता। अर्थात प्रत्येक डाटा, प्रत्येक आंकड़े अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2-4 लोग हैं, सभी लोग अपने आप में स्वतंत्र हैं, किसी से कोई मेल जोल नहीं है। मान लीजिए किसी से कोई मेल जोल नहीं है, सब लोग जैसा मर्जी वैसे करें, ये क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल सीरीज। अर्थात प्रत्येक डाटा, प्रत्येक आंकड़े, जैसे 2, 4, 8, 10, 12 लिख दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ है? कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक अंक अपने आप में
कॉन्फिडेंस है, अर्थात वो अपने आप फुली है, मतलब कुछ भी कर सकता है। तो जब इस तरह के कोई भी डाटा होते हैं तो उसे व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाता है। सपोज दैट एग्जाम्पल में आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। मान लीजिए कि कोई भी डाटा लिखे 5, 7, 9, 8, 3, 2, 12, 10, 13, ठीक ना, 15। ये हमारा क्या है? इस तरह से बिजनेस स्टैटिक्स में कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई भी, एवं और भी बड़े हो सकते हैं, 2-2, 4-4 लाइन में, 5-5 लाइन में भी हो सकते हैं, मैंने इतना ही लिखा है। इस तरह की कोई भी सूचना होगी, कोई भी आंकड़ा होगा, कोई भी डाटा होगा, समझिएगा, इस तरह का यदि क्वेश्चन है आपके बुक में तो व्यक्तिगत श्रेणी है, अर्थात इंडिविजुअल सीरीज का आता है। ठीक है, एक दूसरा भी एग्जाम्पल इंडिविजुअल सीरीज का दिखाते हैं, या समझिएगा, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा, ये रचना के आधार पर जो हमारी श्रेणियां बता रहे हैं, इसी पर पूरा क्वेश्चन बिजनेस स्टैटिक्स का डिपेंड करेगा, तो इसको मिस ना करिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज दैट आपका क्वेश्चन में सीरियल नंबर लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा, सीरियल नंबर मतलब क्रम संख्या। अब क्रम संख्या में लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे कुछ करके लिखा है, और यहां पे लिखे रहे कोई भी आइटम्स या रुपीज लिखा है, ठीक ना, 5, 7, 9, 6, 3, 8, 12, 6, 10, कुछ भी लिखा है। यदि इस तरह के भी क्वेश्चन दिखते हैं तो ये हमारा व्यक्तिगत श्रेणी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी कहलाता। अब चूंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे खंडी श्रेणी के भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेम ऐसे ही क्वेश्चन खंडी श्रेणी के भी होते हैं, मगर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में यहां पर क्रम संख्या लिखा है या सीरियल नंबर लिखा गया है तो समझिएगा वो व्यक्तिगत श्रेणी है। लेकिन यहीं पे क्रम संख्या, सीरियल नंबर छोड़कर कुछ भी लिखा है तो ये व्यक्तिगत श्रेणी नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो भी व्यक्तिगत श्रेणी है। मैंने व्यक्तिगत श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन लगाते समय कौन व्यक्तिगत श्रेणी है, कौन खंडी, क्योंकि श्रेणियों को पहचानना सबसे पहला काम है। श्रेणी यदि आप पहचाने तो बेस्ट, और यदि नहीं पहचाने तो समझिए सबकी अब पे पानी फिर। ठीक है, तीसरा एक और एग्जाम्पल होता है खंडी श्रेणी का, वह एग्जाम्पल हमारा है थर्ड, कि यदि आपका क्वेश्चन ऐसे दिया रहे ABCDEFGH और कोई भी रुपीज दिया गया है या आइटम्स दिया गया है या पदमूल्य दिया है 5, 10, 18, 25, 50, 100, 90, 10 ऐसे दिया। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में कोई भी दिया गया है तो भी समझिएगा व्यक्तिगत श्रेणी। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है ABCD के जगह पे क भी दिया है तो भी व्यक्तिगत श्रेणी है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के इस 3 के अलावा चौथा कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपके पूरा बिजनेस स्टैटिक्स समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस 3 के अलावा कोई भी पहचान नहीं है व्यक्तिगत श्रेणी के। बस समझिएगा इसी तीनों में से कोई किसी भी तरह से क्वेश्चन रहेगा तो समझिएगा वो व्यक्तिगत श्रेणी होगा। ठीक है, क्लियर व्यक्तिगत श्रेणी? अब पहचानिएगा ध्यान से। पहला ये हो गया व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरा हमारा जो श्रेणी होता है वो होता है खंडी श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, खंडित श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में डिस्क्रीट सीरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्क्रीट सीरीज। अब यह कैसे होता है यह ध्यान दीजिएगा। खंडित श्रेणी का मतलब होता है जब एक आंकड़े दूसरे आंकड़े से संबंध रखता है, अर्थात कोई भी आंकड़ा अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है। समझिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता था, प्रत्येक आंकड़े अपने आप में स्वतंत्र है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि देख रहे होंगे ये सब एकदम फ्री है, किसी से कोई रिलेशन नहीं। इसमें है, इसमें भी किसी से कोई रिलेशन। अब सोच रहे होंगे कि ये जैसे दिए हैं
ये सीरियल नंबर लिखे, सीरियल नंबर तो कोई भी आप ही का नाम लिखे, नोट करें और साइड में 1 2 3 कर रहे हैं, हम अपनी सुविधा के लिए किए हैं, जबकि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। उसी तरह ABCD लिखा गया, इसका भी कोई रिलेशन, थोड़ी देर के लिए ABCD या 1 2 2 खत्म हटा दें तो सेम क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। लेकिन खंडी श्रेणी में ऐसा नहीं होता। खंडी श्रेणी में होता है कि प्रत्येक आंकड़े स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो ऐसी श्रेणी को हम डिस्क्रीट सीरीज या खंडी श्रेणी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, सिर्फ इसमें एक ही एग्जाम्पल दिया गया, वो एग्जाम्पल क्या है? जैसे लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में पदमूल्य या रुपया भी लिखा सकता है या एक्स भी लिखा सकता है। यह लिखा रहेगा 5 10 15 20 25 30 एंड 35। यहां पे दिया रहेगा विद्यार्थियों की संख्या, ठीक ना, या फ्रीक्वेंसी लिखा रहेगा 8 10 12 15 18 16 10, ऐसे दिया है। यदि इस तरह के आपके कोई क्वेश्चन मिलता है तो समझिएगा क्या है वो? खंडी श्रेणी है। समझिएगा वो क्या है? खंडी श्रेणी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोच रहे होंगे ये भी तो क्वेश्चन वैसे ही, एग्जाम्पल वैसे ही है और ये भी एग्जाम्पल वैसे ही है, ये, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने अभी बताया कि यदि इस तरह के क्वेश्चन जैसे दिए गए हैं, लगभग दोनों मिलते जुलते, लेकिन उस क्वेश्चन के आगे सीरियल नंबर लिखा तो व्यक्तिगत, क्रम संख्या लिखा है तो व्यक्तिगत, लेकिन क्रम संख्या नहीं यदि लिखा, उसको छोड़कर कुछ भी लिखा है तो समझिएगा वो खंडी श्रेणी। खंडी श्रेणी की एक और विशेषता होती है कि जो हमारा पदमूल्य दिया रहता है, जो फर्स्ट लाइन होती है वो एक्स कहा जाता है, पदमूल्य आइटम। इसकी विशेषता होती है कि हमेशा रुपए में दिया रहता है, और दूसरी जो होती है वो हमेशा संख्या में होती है, जैसे कि विद्यार्थियों की संख्या, छात्रों की संख्या, गांवों की संख्या, शहरों की संख्या, जानवरों की संख्या और कारखानों की संख्या, कुछ भी संख्या हो सकता है, दिया जा सकता है। इसकी विशेषता होती है कि ये सीक्वेंस में होती है, और नहीं भी होती है तो बनाया जाता है। और इसकी विशेषता होती है कि कभी भी सीक्वेंस में नहीं होती है, क्रम से नहीं होती है, यदि है तो उसे फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ता है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया कंफर्म। ये हमारी खंडी श्रेणी। बच गया तीसरा, थर्ड, ये सेकंड हो गया। थर्ड मैं बता रहा हूं, ये हमारा है वर्गीकृत श्रेणी। वर्गीकृत श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोला जाता है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब होता है कि जब हमारे क्वेश्चंस, आंकड़े, सूचनाएं विभिन्न वर्गों में दिए गए हैं, क्लास में दिए गए, तो उसे वर्गीकृत श्रेणी कहा जाता है। वर्गीकृत श्रेणी के 4 एग्जाम्पल दिए गए, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि यदि आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 एंड 15 से 20, 20 से 25, ऐसे दिए रहे। एक एग्जाम्पल ये है। किसी भी क्वेश्चन में यदि ऐसे क्लास बनाकर दिया गया, इसको क्लास कहा जाता है, आगे बताएंगे आपको, तो वो क्या है? वर्गीकृत श्रेणी। सपोज दैट कि आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी दिए रहे। दूसरा एग्जाम्पल लिखा रहेगा से कम, ठीक ना, 10 से कम 20 से कम 30 से कम 40 से कम 50, इस तरह के भी एग्जाम्पल दिए गए हैं तो समझिएगा कि वर्गीकृत श्रेणी। समझिएगा, जितना मैं बता रहा हूं उससे एक भी बाहर नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल पर डिपेंड है। ठीक है, तीसरा हमारा एग्जाम्पल कि यदि आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा से अधिक 10 से अधिक 20 से अधिक 30 से अधिक 40 से अधिक 50, इस तरह के यदि भी एग्जाम्पल दिए गए हैं तो समझिएगा वो वर्गीकृत श्रेणी। और यदि आपके क्वेश्चन में अगला लास्ट एग्जाम्पल लिखा रहेगा MB, या लिखा रहेगा मध्य बिंदु, या लिखा रहेगा सेंट्रल पॉइंट, और लिखा रहेगा 5, 15, 25, 35 एंड 45, इस तरह के एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, ठीक ना,
कोई क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड करता है तो भी वर्गकृत श्रेणी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी टॉपिक का हो, यदि इन चारों में से वो क्वेश्चन इस टाइप का दिखता है, हाव भाव ऐसा लगता है, तो कंटिन्यूअस सीरीज है। ऐसे लगेगा तो समझिएगा खंडित श्रेणी अर्थात डिस्क्रीट सीरीज। और इन तीनों में से कोई भी एक मैच करेगा, किसी भी बिजनेस स्टडीज के चैप्टर में का कोई भी टॉपिक हो, इस तरह के यदि क्वेश्चन होंगे तो वो इंडिविजुअल सीरीज होगा। ठीक है, तो ये तो था आपका श्रेणियां, जिसमें आवर्त वितरण की निर्माण में आप श्रेणियां जो पढ़ रहे हैं, 3 ही टाइप की श्रेणी होती है। और जो सबसे मोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, रचना के आधार पर श्रेणियां, रचना के आधार पर 3 श्रेणियां व्यक्तिगत, खंडित और वर्गीकृत होती हैं। और जितना मैंने इस बोर्ड पर एग्जाम्पल पर लिखा है, समझिएगा एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, किसी न किसी मेथड मिल ही जाएगा। ठीक है, चाहे वो कोई टॉपिक पढ़े, कोई चैप्टर पढ़े। इसे जल्दी से नोट करिए, आगे बताते। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी है, इसके कोई भी प्रकार नहीं होते, प्रकार में चल रहे हैं। व्यक्तिगत श्रेणी अकेले अपने आप में होता है, इसके कोई आकार प्रकार नहीं होता। ठीक, खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी के भी कोई आकार प्रकार नहीं होते, अर्थात अपने आप में ये भी स्वतंत्र है, माने एक ही टाइप का होता है। अब रह गया वर्गीकृत श्रेणी। जो वर्गीकृत श्रेणी है, कंटिन्यूअस सीरीज है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार। तो नेक्स्ट, अब इसको मिटाने के बाद से मैं बताऊंगा कि वर्गीकृत श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो जल्दी से नोट करिए कि मिटा दें हम, जल्दी से नोट करिए, हट जाना है तो तक डाल लें, फटाफट नोट करिए। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझिए एग्जाम नजदीक है, समझिए कि आपके लिए रामबाण है। जल्दी से नोट करिए, अब मिटाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्गीकृत श्रेणी, वर्गीकृत श्रेणी, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस सीरीज। जो वर्गीकृत श्रेणी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है अपवर्जी श्रेणी, अपवर्जी श्रेणी, इंक्लूसिव सीरीज, और एक होता है समावेशी श्रेणी, समावेशी श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, एक होता है अपवर्जी श्रेणी और दूसरा होता है समावेशी श्रेणी। कैसे पहचानेंगे कि कौन अपवर्जी श्रेणी है और कौन समावेशी श्रेणी? ध्यान दीजिए, यदि आपका क्वेश्चन, सपोज दैट एग्जाम्पल, ठीक ना, ऐसे है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये क्या है हमारा? ये ध्यान दीजिएगा, ये क्लास है। ऐसे यदि क्वेश्चन होता है तो उसे क्लास कहा जाता है। क्लास में भी पहले एक चीज और बताते हैं, क्लास में जो फर्स्ट लाइन में जो आंकड़े लिखे गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इसको कहते हैं हम L1। L1 माने होता है लोअर लिमिट, अर्थात हिंदी में इसे कहा जाता है निम्न सीमा। और इधर वाला जो पार्ट जो लिखा गया है, इसको L2 कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है उच्च सीमा, अंग्रेजी में कहा जाता है इसको अपर लिमिट। अब हम तो पढ़ा रहे थे आपको अपवर्जी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी क्या होता है? ध्यान दीजिए, इसका डेफिनेशन क्या होता है? किसी भी वर्ग की उच्च सीमा, इधर वाला सब उच्च सीमा है और इधर वाला सब निम्न सीमा। किसी भी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो, ध्यान से समझिएगा। फिर इस वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो, फिर इस वर्ग की उच्च सीमा
अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो। यही क्रम यदि कंटिन्यू चलता जाता है, यही क्रम कंटिन्यू चलता जाता है, तो ऐसी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी कहा जाता है। कन्फर्म? मतलब जहां पर खत्म वहीं से अगला शुरू, जहां पर खत्म वहीं से अगला शुरू, जहां से खत्म वहीं से अगला शुरू, यही सीक्वेंस कंटिन्यू चल रहा है तो उसे अपवर्जी श्रेणी कहा जाता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं समावेशी को। समावेशी के कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा ये क्लास है ऐसे दिया रहेगा 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, इतने ही रहने दे रहे हैं। और एक दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, वो हमारा है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, ऐसे भी हो सकता है। इसमें भी सेम वही चीज, फर्स्ट वाला जो है वो L1 और इधर लास्ट वाला वो L2, मतलब इधर वाला निम्न सीमा और इधर वाला उच्च सीमा, वही L1 एंड L2। इसका डेफिनेशन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये सब क्लास है। किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर न हो, किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर न हो, फिर इस वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर न हो, और यही क्रम कंटिन्यू चलता जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? समावेशी श्रेणी कहा जाता है। वही चीज इस एग्जाम्पल में भी है, किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर न हो, फिर इस वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर न हो, और यही क्रम कंटिन्यू चले, तो उसे क्या कहा जाता है? समावेशी श्रेणी कहा जाता है। जबकि अपवर्जी श्रेणी में क्या होता था? किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है, तो इसमें क्या है? किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है, तो ऐसी श्रेणी को समावेशी, और बराबर होती है उसे अपवर्जी श्रेणी। क्लियर? उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। तो ठीक है, अच्छा लगाइए और जल्दी से इसे नोट करिए। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि आपका क्वेश्चन अपवर्जी श्रेणी में, किसमें है? अपवर्जी श्रेणी में, तो इसे समावेशी श्रेणी में चेंज नहीं किया जाता। यदि आपका क्वेश्चन अपवर्जी श्रेणी में, तो इसे समावेशी श्रेणी में चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि अपवर्जी श्रेणी में ही हम सारे क्वेश्चन को हल करते हैं। लेकिन यदि समावेशी श्रेणी में आपका कोई भी क्वेश्चन दिया गया है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक का, तो उसे अपवर्जी श्रेणी में चेंज पहले करना पड़ता है। सीधा सा कहने का मतलब है, इसको हम इसमें नहीं बदलते, लेकिन इसको हमें इसमें बदलना पड़ता है। ठीक है? प्रश्न अभी एक ही उठता है कि अपवर्जी श्रेणी को समावेशी में तो नहीं बदलेंगे, तो बात समझ में आ रही है, लेकिन समावेशी को अपवर्जी में बदलेंगे कैसे? तो इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि समावेशी को अपवर्जी में कैसे बदला जाता है। ठीक है? नोट करिए फटाफट। तो नोट कर लिए होंगे, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हम समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में कैसे बदलते हैं। ध्यान दीजिए, समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलना। समावेशी चलेगा, श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलना, श्रेणी में बदलना। ध्यान दीजिएगा,
समावेशी श्रेणी को अपवर्गी श्रेणी में कैसे बदला जाता है। ठीक है, मान के चलिए कि हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं समावेशी श्रेणी का। वह एग्जाम्पल है, ऐसे आ जाइए, 1 से 9, 11 से 1 से 10 करिए, 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30, 31 से 40 एंड 41 से 50। बस इतना ही रहने देना, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कहलाता है L1 और ये हमारा कहलाता है L2। ये क्या कहलाता है, L1 और उधर वाला L2। प्रश्न है कि अब कैसे इसको चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी उच्च सीमा और इसकी निम्न सीमा में कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है, ध्यान दीजिएगा। वैसे ही इस उच्च सीमा इस निम्न सीमा में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, सब में 1 1 का अंतर है। तो इसका फार्मूला होता है I/2। क्या फार्मूला होता है, I/2। I मतलब अंतराल, जो इंटरवल है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दूरी कितनी है, 1, अर्थात कितने का अंतर है, 1 का। इस 1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.50। और जब ऐसा होगा तब हम एक नया क्लास बनाएंगे और वह क्लास में क्या करेंगे कि जो ये 0.5 आया है इसको पहले माइनस कर देंगे। 0.5 क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा और इधर जोड़ देते हैं, कितना, 0.5। कोई भी समावेशी श्रेणी का अपवर्गी श्रेणी में जब कन्वर्ट करना होगा तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। जब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारा नया क्लास जो बनेगा वो 0.50 से, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसा जब चला जाएगा तो 50 पैसा बचेगा। अब इसमें 50 पैसा जुड़ जाएगा तो ये 10.5। फिर वैसे ही इसमें करेंगे, ये हो जाएगा, इसमें 50 पैसा घटाएंगे तो 10.50 से ये हो जाएगा 20.50। फिर वही इसमें ये 20.50 से ये क्या हो जाएगा, 30.50। फिर ये 35.50 से ये हो जाएगा 40.50। फिर इसमें से जाएगा तो ये हो जाएगा 40.50 से 50.50। ठीक है, इसमें भी वही रूल है कि इधर वाला हमारा क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा हमारा, L2 हो जाएगा, होगा। अब यहां देखेंगे कि क्या यह समावेशी से अपवर्गी में कन्वर्ट हुआ है भी कि नहीं हुआ, तो चेक करिए। चेक करेंगे तो पहले वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के एकदम बराबर है। इस वर्ग की उच्च सीमा इस वर्ग की निम्न सीमा के बराबर, और यही क्रम कंटिन्यू चलता जा रहा। तो ये क्या कहलाएगा, अपवर्गी श्रेणी। क्यों, क्योंकि जब किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो, फिर इस वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो, तो क्या कहलाएगा, अपवर्गी श्रेणी। क्या कहलाएगा, अपवर्गी श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, ऐसे चेंज किया जाता। अब फिलहाल तो आपने श्रेणियों के बारे में पूरा जानकारी ली। श्रेणियों के बाद अब पढ़ेंगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। आज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये हमने पार्ट, मान लीजिए हमने 1 रखा। कौन सा पार्ट है, ये पार्ट। इसके बाद आपके जानना है कि क्लास के बारे में तो केवल जानेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करते हैं, मतलब बारंबारता से संचयी बारंबारता में कैसे बदलते हैं। यदि आपका क्वेश्चन संचयी बारंबारता में दिया है तो उसे बारंबारता में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एम भी कैसे ज्ञात करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है, उसे खंडित और वर्गकृत में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके क्लासिफिकेशन में आ जाएंगी, अर्थात ये आवृत्त वितरण के निर्माण में आ जाएगी। एम भी कैसे ज्ञात किया जाता है, एम भी मतलब मिड वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है।
तो ये सब आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही, और इसी तरह चैनल पर बने रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक में लेके आ रहा हूँ। और थोड़ा सा बस इतना ही रिस्पांस आपको देना है कि कम से कम 2-4 फ्रेंडों को अपने शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो मैं भी बनाऊँगा। ठीक है बाबू, फिर नेक्स्ट डे बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।